आयशा आप अपना हैंड जो है वो भी डाउन कर लें। अच्छा हमने क्या बात की थी कल तक? हमने वेरिएबल को क्रिएट करना देखा था। हमने कहा था उसके लिए कीवर्ड यूज करना है var, उसके बाद वेरिएबल नेम, वो कोई भी हो सकता है, नंबर 1 या नंबर 2 या जो भी है। उसके बाद हम उससे साथ ही यहाँ तक इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके साथ ही ये इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, 5 जो है वो लगा दिया। ठीक है, इसी तरह हमने कहा कि अब जितने मर्जी जो वेरिएबल हैं वो क्रिएट कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, कि हमारी मर्जी के हिसाब से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने हम क्या करते रहेंगे, वेरिएबल जो है वो क्रिएट करवाते थे। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर हमने मल्टीपल करने हैं वो भी हम सेम लाइन के ऊपर जो है ना वो क्रिएट करवा सकते हैं। किस तरह से? कोमा की मदद से। नंबर 2 इज इक्वल टू 10, नंबर 3, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर हमने क्रिएट करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उसे हम क्रिएट करवा सकते हैं कि एक ही दफ़ा वार लिखा, नंबर, कोमा, कोमा, इस तरह से सेमीकोलन। जब भी ये पूरी स्टेटमेंट है जैसे ये ख़त्म होगी तो लास्ट पे टर्मिनेटर मस्ट है, ये हमने लाजमन यूज़ करना है। ठीक है, हाँ अब देखिए कोड को शॉर्ट करने के लिए आप अलग अलग वेरिएबल बना रहे थे, अब कोड को थोड़ा छोटा करना है। अगर आपको पहले ही पता है कि आपको 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, 5 ही पड़ जाएगी, तो आप उनके नाम लिखें और एक ही लाइन के अंदर उन्हें क्या कर दें, डिक्लेयर कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी वेरिएबल चाहिए मैंने एक ही लाइन के अंदर उन्हें क्या कर देना है, डिफाइन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले जो वेरिएबल हैं ये डिक्लेयर भी हो रहे हैं प्लस इनिशियलाइज भी हो रहे हैं, ये दोनों। और ये जो लास्ट वाला है ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी अपना काम करवा सकते हैं कि सिंपली मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन के अंदर हम क्रिएट कर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और मैं क्या कह देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोटेशन मार्क। इसके अंदर जब किसी चीज़ की वैल्यू प्रिंट करवानी होगी तो कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं करेंगे, उससे वो उसी चीज़ को एज अ स्ट्रिंग ले रहा होगा कि भाई ये तो कोई आपके पास, जैसे हम किसी चीज़ को कोटेशन मार्क में रख देते हैं उसे एज इट इज़ रखवाने के लिए। तो अगर मैं ऐसे नंबर 3 लिख दूंगा ना, वो समझेगा कि ये जो चीज़ है ये एज अ स्ट्रिंग है कोई, इसे एज इट इज़ मैंने रखवाना है, तो वो इसे एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। अगर मैं कोटेशन मार्क हटाऊंगा तो वो इस नंबर 3 की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ। एक मिनट रुको, इसकी कैशे तो नहीं स्टोर हो गई। नहीं, कोई कोड में गलती है हमारी। नंबर 1 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, अब गलती देखें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर लिया हुआ है कंप्लीट और यहाँ पे num1 लिखा हुआ है, तो num1 तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। ठीक है, num1 तो कोई चीज़ थी ही नहीं, वेरिएबल कोई बना ही नहीं है, तो मैं उसे फिर कॉल कैसे कर सकता हूँ,
जो ऊपर लेना है उसी को मेक श्योर करना है कि हम वो यूज कर रहे हैं। ये देखिए अब उसका सम जो है वो ठीक तरह से आ रहा है, और हम कह रहे थे कि पता नहीं हमारा क्या है रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें। अच्छा जी, ये देखिए तो क्या है कि मेरे पास अभी भी चीज़ें ठीक तरह से चलेंगी। क्या है कि नंबर 1 नंबर 2 जो भी आप लिखना चाहें आप उसे इंक्लूड करवा सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि जिस नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है फिर उसी नाम से आगे एक्सेस करें। ठीक है, मैंने नंबर 1 लिख दिया था, पूरा नंबर लिख दिया था, बट यहाँ पे मैं num1 लिख रहा था, तो वो मेरे पास आउटपुट फिर एज से जनरेट नहीं हो रही थी। आज हम इसी के अंदर फर्दर जाएंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, वेरिएबल की ही हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डाटा टाइप। क्या होता है कि डाटा की टाइप के एक वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है, उस डाटा की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। जैसे हमने कहा ना वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, तो 5 एक तरह का डाटा है। इस डाटा को कहते हैं इंटीजर टाइप का डाटा। ठीक है, ये तो सिंपल इंटीजर्स हैं जो कि आपके पास सिंपल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर तो चला गया, हम क्या इसके अंदर डॉट वाली वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डॉट वाली वैल्यूज भी होती है ना। हम क्या इसके अंदर कोई कैरेक्टर वैल्यू कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डाटा टाइप्स, कि किस टाइप का डाटा जो है वो हमारे पास चीज़ों के अंदर स्टोर हो जाता है। अब देखिए जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी प्लस प्लस है, हम लोगों ने कभी ना कभी सी प्लस प्लस जो है ना वो पढ़ी होती है। उसमें अगर आपने इस तरह से चीज़ क्रिएट करनी हो तो उसे लिखने का तरीका ऐसे होता है, इंट x इज इक्वल टू 5, यानी कि इंटीजर x के ये जो अंदर इसके वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, आप उसकी टाइप पहले ही लिख देते हो। पर यहाँ पे मैंने वार लिखा है, वार ये तो नहीं ना बता रहा कि ये किस तरह का डाटा है, ये नंबर टाइप का है, इंटीजर टाइप का, किस टाइप का। हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं वो मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। किस तरह से, इंटीजर, मैं इंट लिख देता हूँ जो जिसके अंदर आपके पास आ जाता है 10 20 25 50 100 वगैरह, प्लस नंबर्स जो है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? सर जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती हैं जैसे 2.5 10. बिल्कुल, जैसे कि पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कि जिसके अंदर हम डॉट यूज करते हैं कि पॉइंट में वैल्यू आ जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है जैसे कि एक लफ्ज ए, इसे इसका जो डाटा टाइप होती है ये होती है कैरेक्टर। उसके साथ हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर आपके पास कंप्लीट आ जाता है, जैसे मैं कह देता हूँ कोई कंप्लीट सेंटेंस या वर्ड, या मैं क्या देता हूँ एक सेंटेंस लिख देता हूँ, दिस इज माई कंट्री या पाकिस्तान इज माई कंट्री वगैरह कुछ भी कह दें। ये किस में आ जाएगा, सेंटेंस के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अब सी प्लस प्लस के अंदर जब आपको डिक्लेयर करनी होंगी चीज़ें, आपको बताना पड़ेगा कि इस कंटेनर के अंदर किस तरह की वैल्यू है, क्योंकि हमने कहा था बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर होता है, वैल्यूज को कंटेन करता है। तो आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा
इंट x इज इक्वल टू 5 कि भाई अंदर जाने वाली वैल्यू इंटीजर टाइप की है, फ्लोट y इज इक्वल टू 10.5। पहले उसकी टाइप बतानी पड़ेगी, कैरेक्टर a इज इक्वल टू 4 बताना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग z इज इक्वल टू, आप मैं क्या लिखता हूँ, अगर आप C++ की बात करो तो आपको टाइप भी बतानी पड़ती है अपनी लैंग्वेज को, कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ, ये इसका नाम मैंने x लिखा हुआ है, x के अंदर किस टाइप का डाटा जाएगा। इसी तरह से है कि जैसे आप क्या क्या करते हैं, आपका दिल करता है जी, आपके पास एक ग्लास है या कोई कप है, कप के अंदर आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो ना, देखो आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। आपके पास एक ग्लास है तो आप ग्लास के अंदर किसी भी तरह की चीज़ डाल सकते हो, कोई भी लिक्विड डाल सकते हो, चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई जूस है, चाहे वो कोई आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई भी कह लें, ठीक है। चाहे आप चाय डाल लें, चाहे कॉफ़ी डाल लें, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर तो हम कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे होते थे तो हमें बताना पड़ता था कि कप के अंदर क्या है, चाय है, कॉफ़ी है, पानी है, क्या चीज़ है। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। जावास्क्रिप्ट जो है उसे कहा जाता है कि ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये खुद ही जज करती है कि इसके अंदर किस तरह की जो चीज़ है वो मौजूद है। यानी कि अगर आपने उसके अंदर चाय डाल दिया या कॉफ़ी डाल दिया, जिस तरह का भी डाटा डाल दिया है, उसने खुद ही जज कर लेना है। अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने इंट फ्लोट लिखा है तो एरर्स आ रहे हैं। अगर मैं सबके साथ वार लिखता जाऊंगा तो मेरे पास एरर नहीं आया, ये देखें, और चीजें बिल्कुल ठीक तरह से वर्क करती रहेंगी। यानी कि किसी भी तरह का डाटा है, मैंने उसके लिए वार का कीवर्ड यूज करना है, मैंने कीवर्ड नहीं चेंज करना। जबकि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हमें बतानी पड़ती है कि किस तरह का डाटा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है, जो कंटेनर है, वो इंटेलिजेंट है, वो डाटा को देखते देखते समझ जाता है कि अंदर किस तरह की जो चीज़ है मौजूद है। वहां पे हर चीज को स्पेसिफाई करने के लिए आपको बताना पड़ता था कि ये चीज ये है, ये चीज ये। यहाँ पे उन्होंने उस चीज को सिंपल कर दिया, वो कहते हैं ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। पर जरूरी तो नहीं है ना कि हम एक वेरिएबल के अंदर हमेशा इंटीजर टाइप का डाटा ही पुट करवाएं। क्या हम फ्लोटिंग नहीं करवा सकते? क्या हम कोई स्ट्रिंग नहीं करवा सकते? करवाने की जरूरत पड़ सकती है ना हमें, ठीक है। तो जब हमें वो जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करवा सकते हैं, हमने उनके लिए कोई कीवर्ड बदलना नहीं है, यही कीवर्ड बताएगा कि जी अंदर जो डाटा है वो डाटा को देख के जज कर लेगा कि अच्छा ये डाटा इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। हमें उसकी टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमें पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स अलग अलग होती हैं, इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, ये डाटा की टाइप्स होती हैं अलग अलग। पता ज़रूर होना चाहिए, पर हमें लिखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स के अंदर किस टाइप का डाटा जो है वो जाएगा। वो चीज़ ऑटोमेटिकली जज हो जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये बात चले मुझे पता लग गई कि ये चीज़ अलग अलग है। अगर मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ, और अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने पास इससे पूछना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, अपने कोड से कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। अगर मैं अपने कोड से पूछना चाहूँ, अपनी जावास्क्रिप्ट से पूछना चाहूँ कि ये जो वैल्यू है ये किस टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर है,
तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ के नाम से, टाइप ऑफ, और उसके अंदर आप वेरिएबल पास करवा देते हो, सिंपल, कि एक्स की क्या टाइप है, वाई की क्या टाइप है, जी की क्या टाइप है। ठीक है, आप क्या करते हो, टाइप ऑफ का एक फंक्शन है, ये पहले से तयशुदा है, मैंने नहीं बनाया टाइप ऑफ, बस मुझे उन्होंने बताया हुआ था कि जब भी आपने किसी की टाइप मालूम करनी होगी तो आपने टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो यूज करना। अब मैं इसे 1 मिनट सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिली। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्या मेरे पास कोई एरर आया, देखिए कोई एरर भी नहीं आया। तो आउटपुट क्यों नहीं मुझे मिली कुछ भी? हमने आउटपुट ऑपरेशन नहीं इस पे लगाया हुआ, ना ही डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखें ये टाइप ऑफ जो है एक्स वो कैलकुलेट तो करवा रहा है, यानी कि एक्स की टाइप कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या है, बट हमें शो नहीं करवा रहा। शो करवाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे किसी के अंदर रखवाना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप, वो कहता है ये नंबर, वो कहता है ये नंबर टाइप का डाटा है, एक्स जो है वो नंबर टाइप का डाटा है। अगर मैं उसे कहता हूँ कि जी क्या है, वो कहता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। हालांकि यहाँ पे तो कहीं भी नहीं बताया हुआ कि स्ट्रिंग है कि नहीं, ये नंबर है कि नहीं, वो खुद ब खुद आपको बता रहा है कि उसके अंदर किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे डाटा टाइप्स अलग होती हैं। यहाँ पे वो इसे भी नंबर कह देता है कि ये भी नंबर है, ये भी इस तरह से है, ये बूलियन है, ये है। ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स इनकी सारों की अलग अलग है। अगर कल को जी नीचे जाके जी इस्तेमाल हो रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा कि जी में किस तरह का डाटा है, वो तो देखने से पता चल रहा है कि जी इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर है। ठीक है, अब इस चीज को जरा गौर करना है, ये मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज ठीक तरह से समझ ना आ रही हो। कि देखें, इस चीज को मैं यहाँ से कट करता हूँ, बाहर रहता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के डॉक्यूमेंट में जाके लिख दो कि टाइप ऑफ एक्स क्या है या टाइप ऑफ वाई क्या है। टाइप ऑफ एक्स और वाई जो है वो हमारे पास एक पहले से बना हुआ एक फंक्शन है, जो कि क्या हुआ है, जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने पहले ही क्रिएट किया हुआ था, और उन्होंने बताया हुआ है अपने फॉरम्स के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, कि जब भी आपने टाइप ऑफ आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपने टाइप ऑफ को जो है ना यूज़ कर लेना। उसके अंदर आपने वो वेरिएबल पास करवा देना है जिसकी आपने वैल्यू पता करवानी है, जिसकी आपने टाइप पता करवानी है कि इसकी क्या टाइप है, उसके अंदर वो वाला पैरामीटर पास करवा देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे ये चीज़ जी की टाइप कैलकुलेट तो कर रहा था, ये कह रहा था कि जी की टाइप स्ट्रिंग है, इधर तक ये आंसर स्ट्रिंग दे रहा था, पर वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने देखने के लिए इस पूरे के पूरे को यहाँ से कट करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर पास करवा दिया कि डॉक्यूमेंट में जाके लिख दो क्या टाइप ऑफ जी क्या चीज़ है, तो मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इसी तरह से है जैसे x इज इक्वल टू 5, यहाँ तक x के अंदर 5 स्टोर हो चुके हैं, पर मुझे तभी नजर आएगा जब मैं उस चीज को प्रिंट करवाऊंगा। मैं लिखूंगा x, यहाँ तक ऑलरेडी 5 मौजूद था, यानी कि ऊपर ही 5 बन चुका था, x के अंदर स्टोर हो चुका था, बस फर्क इतना था कि मुझे नजर नहीं आ रहा था, और ये आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से मुझे नजर भी आने लग गया कि जी x के अंदर 5 है। इसी तरह टाइप ऑफ क्या करेगा, ये उसकी टाइप कैलकुलेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, टाइप कैलकुलेट करेगा, बस फर्क क्या होगा
कि मुझे नज़र वो तब आएगा जब मैं कोई आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से उसकी आउटपुट जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस रहता है। तो ऐसा नहीं समझना कि जब तक हम उसे आउटपुट नहीं करवाते वो काम ही नहीं परफॉर्म हुआ होता, नहीं। x यहां तक 5 है, अगर मैंने उसे नहीं भी प्रिंट करवा रहा, उसे मैं नहीं भी यूज कर रहा, बट x के अंदर 5 स्टोर हो चुका है। वो किस स्टेटमेंट की मदद से था? इस स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से था? इस स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, बट आउटपुट स्टेटमेंट क्या कहती है? सिर्फ और सिर्फ हमें शो करवा देती है, दैट्स इट। जो भी वैल्यू उसके अंदर मौजूद होती है, जो भी चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है, वो क्या करवा देती है? हमें शो करवा देती है, बस। तो टाइप ऑफ का फंक्शन क्या करता है? वो हमें बताता है कि इस चीज़ की क्या टाइप है। ठीक है, इसी तरह मैं y से पूछ लेता हूँ कि जी क्या है y की टाइप, तो वो नंबर ही क्या देता है। बट हमें पता होना चाहिए कि डॉट वाले नंबर्स को फ्लोट कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। स्ट्रिंग है, क्या है, किस तरह से है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये जो टाइप ऑफ फंक्शन है, ये अभी तक तो मैंने सिंपल उसे मालूम करने के लिए यूज़ किया है। बाद में जाके देखें, अभी हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होगी किसी फंक्शन की मदद से। ठीक है, एक फंक्शन कोई पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर रहा होगा, कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, और क्या करेगा? कोई वैल्यू दे रहा होगा हमें। अब हमें नहीं पता उस वैल्यू की टाइप क्या है, तो हम फिर ये टाइप ऑफ फंक्शन की मदद से पता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ तक तो मुझे पता है ना कि 5 है, मतलब कि 5 एक नंबर होता है, एक इंटीजर होता है, तो हमें पता लग गया। पर अगर हमें हमारे से ये चीज़ छुपाई हुई है, हमें नज़र नहीं आ रही, तो तब फिर ये चीज़ें हेल्पफुल ज़्यादा रहती हैं कि आप उनसे उनकी टाइप मालूम करवा सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह का डाटा जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट को कहते हैं लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, कि इसके अंदर आपको क्लियर कट बताना नहीं पड़ता कि ये इंट है, ये फ्लोट है। बस आपने वार लिख देना है, उसने ऑटोमेटिकली जज कर लेना है। क्या कर लेना है? आपने वार लिख लेना है, उसने ऑटोमेटिकली क्या कर लेना है? जज कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से मैं वापस आता हूँ, मैं क्या देता हूँ? टेक्स्ट टेक्स्ट 1, जी जी अनम शाहीन। जी अनम शाहीन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर बाय मिस्टेकली हो गया। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट 2 मैं कुछ ले लेता हूँ टेक्निकल। मैं क्या देता हूँ? बल्कि इसे टेक्निकल यहाँ पे कॉपी कट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ को मैं क्या क्या देता हूँ? वार सम। ये बेसिकली क्या करवाएगा? ये इन दोनों को ऐड करके कनकैटिनेट करके शो करवा देगा, प्लस सम। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट सिंपल सम कर दी है, तो इस पे क्या हो जाएगा? इसकी कनकैटिनेशन हो जाएगी। अगर नंबर्स होंगे तो वो तो ऐड अप हो जाएंगे, बट अगर स्ट्रिंग्स होंगी तो क्या हो जाएगी? उसकी कनकैटिनेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल याद रखना है कि जो चीज कोटेशन के अंदर चली जाएगी ना,
वो स्ट्रिंग बन जाएगी। कैसे, ये देखें, मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल x इज इक्वल टू, अब देखिए 15 है बट 15 कोटेशन के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, टाइप ऑफ x, x की टाइप क्या आनी चाहिए, स्ट्रिंग आनी चाहिए या नंबर आनी चाहिए? स्ट्रिंग रहेगी सर। पर हमने तो 15 रखवाया हुआ उसका नंबर आएगी सर। सर हमने डबल कोट कोटेशन में रखा है ना, तो डबल कोट कोटेशन मार्क में है तो स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं उसी से पूछ लेता हूँ कि वो क्या बताता है। देखिए वो स्ट्रिंग बताता है। तो बेशक अगर अंदर आपने कोई सिंपल नंबर ही लिखा हुआ है, बट अगर आप उसे डबल कोटेशंस के अंदर बंद कर दोगे तो वो उसे एज अ स्ट्रिंग के तौर पे जज कर रहा होगा कि ये चीज़ कोई स्ट्रिंग है। क्या है ये चीज़, कोई स्ट्रिंग है आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर करना है कि आप डबल कोटेशन के बगैर लिखोगे जैसे 15, तो तब देखिएगा वही चीज़ कह रहा होगा कि ये एक नंबर है। ठीक है, तो डबल कोटेशन के अंदर आप लिख लो या सिंगल के अंदर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन का फर्क तब पड़ेगा जब आप दोनों को इकट्ठा यूज कर रहे हो, डबल के अंदर सिंगल और सिंगल के अंदर डबल। बट अगर आप अकेले अकेले यूज करोगे तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, सिंगल यूज कर लें डबल यूज कर लें, कोई मसला नहीं आएगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप क्या करोगे, दोनों को इकट्ठा यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ कोटेशन के अंदर जा रही है वो क्या हो जाएगी, वो एज अ स्ट्रिंग डील करने लग जाएगी। चाहे 15 है चाहे जो भी है, बट वो क्या हो जाएगा, एज अ स्ट्रिंग वर्क करने लग जाएगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास स्ट्रिंग कैसी होती है और हमारे पास सिंपल नंबर कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती हैं कि डाटा किस तरह का है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मौजूद होंगी। कल को अगर आप C++ पढ़ते हैं, उसके अंदर तो आप पढ़ के आए ही होंगे अगर आपने C++ पढ़ी हुई है तो। ठीक है, तो हमें चीज़ों का पता ज़रूर होना चाहिए कि कौन सी जो टाइप का डाटा है वो किस तरह से इसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ कि आपको एक और चीज़ जो है वो बताता हूँ। डाटा टाइप्स हमें पता लग गया कि किस किस तरह की डाटा टाइप जो हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे, अब देखें मैंने कुछ लिख दिया टेक्स्ट, कोटेशन मार्क उस टेक्स्ट को एज इट इज रखवाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोटेशन मार्क आ जाएगी तो वो बताएगा कि ये चीज़ एक स्ट्रिंग है, इसे एज इट इज रखना है प्लस। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ इन दोनों को आपस में कनकैटिनेट कर रही होगी, जोड़ रही है। कैसे, ये देखिए, टेक्स्ट इज 15, प्लस का सिंबल किस लिए यूज हो जाएगा, आपको चीज़ों को ऐड करवाने में, जोड़ने के लिए। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें शो करवानी है तो आपको इस तरह से करवानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे बी आर का टैग यूज कर लूंगा तो क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। बट ऑब्वियस ही बात है, लाइन ब्रेक हो रही है बट मुझे नजर नहीं आ रही। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, अब लाइन ब्रेक होती हुई भी नजर आ रही। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। देखिए मैंने BR लिखा, लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, सिंपल मैंने BR लिखा, लाइन ब्रेक होगी। अगर मैं लिखता हूँ
कोई भी y कह देते हैं। मुझे आप लोग बताएं कि एक ये है और एक ये। बल्कि 1 मिनट सर, मैं इसे 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ। ये देखें 15 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कमेंट मिटा देता हूँ। ठीक है, x में 15 था, फिर ब्रेक हो रही थी, फिर ये अब देखिए यहाँ पे 15 BR 10 आ रहा है, जबकि दूसरी में वो लाइन ब्रेक उसे ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये उसे ऐसे ही रख रहा है, बट ये जो है वो क्या करवा रहा है, इससे ब्रेक करवा रहा है। ताकि दोनों को के अंदर जो चीज पास करवाई है बिल्कुल सिमिलर है। सर मेरे ख्याल से आज का जो हमारे पास फंक्शन है वो VR को होल्ड नहीं करता है। ठीक है जी। सर आपको डबल इसमें क्या कोट्स है में जो भी लिखा हुआ है उसको एज ए टेक्स्ट ले रहे जी? थोड़ा दोबारा रिपीट करें, कौन है आप? सर डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है उसको एज ए टेक्स्ट ले रहा है वो। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि जो कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है तो उसे एज अ टेक्स्ट ले रहा है, दूसरा वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसे एज अ टेक्स्ट क्यों नहीं ले रहा? यही क्यों एज अ टेक्स्ट ले रहा है? इसे भी तो एज अ टेक्स्ट लेना चाहिए था ना फिर। सर जी जो सर जी वो अलर्ट वाला है वो एज अ विंडो जो है वो डिफॉल्ट हमारे पास, जैसे कि विंडो डॉट हम करते थे, तो इसलिए वो ऊपर आ रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है डॉक्यूमेंट राइट वाला। वो तो आपकी बात ठीक है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, बट मेरा सवाल ये है कि जब एक ने BR को एज अ टेक्स्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया, एज अ स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो दूसरा उसे एज अ स्ट्रिंग क्यों रिकॉग्नाइज कर रहा है? इसे भी तो यहाँ से 15 ऊपर और 10 नीचे शो करवा देना चाहिए, बट वो नहीं शो करवा रहा। और ये सर जी फंक्शनैलिटी का फ़र्क है। ये डॉक्यूमेंट वाला नहीं, ये डॉक्यूमेंट में शो करवाएगा कुछ भी होगा, लेकिन अलर्ट वाला सिर्फ पॉपअप मैसेज शो करवाता है। तो उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है कि वो शो नहीं करवा सकता, इसलिए वो BR को वहाँ पे डायरेक्ट BR ही रख रहा है जिस तरह HTML में लिखा जाता है। जी आपकी बात जो है वो किसी हद तक ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें फर्क। जी नजमा। सर इसमें सिलेक्टर का एक प्रॉपर मेथड होता है ना, तो जो भी हम सिलेक्टर यूज़ करें, जैसे ऑड का सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अलर्ट का सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर एक वे होगा लिखने का, जिसकी वजह से वो उधर शो कर रहा है लेकिन इधर नीचे नहीं शो कर रहा। अच्छा, मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ एक्चुअल कि क्या रीज़न क्या है। कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देखें, यहाँ पे मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। ये जो चीज़ है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाके BR प्रिंट हो रहा है। ये किसकी है? अलर्ट। इससे ऐसे कह लें कि विंडो डॉट अलर्ट है, मतलब कि ऐसे समझ लें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर की चीज़ है। ये जो है बेसिकली इसकी जो प्रिंटिंग है ये HTML के अंदर जाके हो रही है। ठीक है, हमने कहा था कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा HTML डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट में जाके चीजें लिख रही हैं। देखें हमारे पास एक मिनट, मैं इसे क्रॉस करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये चीज डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, HTML का हिस्सा नहीं है, बट जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो क्या है? वो हमारे पास HTML का हिस्सा है। अब इसकी मैं सबसे आसान एग्जांपल आपको देता हूँ रियल वर्ल्ड से, कि आप लोग हैं, जैसे मैं क्या लेता हूँ कि उमर है। ठीक है, उमर है। अब अगर मैं इनकी आप सबकी क्लासिफिकेशन करूं तो हम सब लोग क्या हैं जी? सबसे पहले इंसान है। फिर अगर जेंडर के ऊपर मैं आपकी क्लासिफिकेशन करूं तो आप में से आधे लोग मेल हैं, फीमेल हैं, और क्या है? आप एक लड़का है। ठीक है, अगर उम्र की बात करूं तो उम्र क्या है? एक लड़के हैं। ठीक है, ये लड़कों की क्लासिफिकेशन में जो है ना वो फॉल करते हैं। अब उमर को
मैं क्या करता हूँ कि मैं किडनैप कर लेता हूँ, यानी कि मैंने लेके आ जाता हूँ, मैं किडनैप कर लेता हूँ। अगर उमर को मैं इनके फादर के सामने शो करवाऊंगा तो क्या इनके फादर का रिएक्शन ये होगा कि ये कोई लड़का है, या इनके फादर का रिएक्शन ये होगा कि ये तो मेरा बेटा उमर है? जी, सर वो तो ये कहेंगे बेटा उमर। यही कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये तो उमर है। बट अगर मैं क्या करता हूँ, उमर को ही किसी अननोन पर्सन के सामने शो करवाता हूँ कि जी अननोन पर्सन के सामने लेके चला जाता हूँ, तो अननोन पर्सन कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये तो मेरा उमर है। वो क्या कहेंगे कि ये तो कोई लड़का है। जैसे आप मोहम्मद उमर अपने घर वालों के लिए तो उमर है, बट बाकी सबके लिए क्या है, एक लड़के हैं, सिंपल। इसी तरह से जो बी आर है, बी आर एच टी एम एल के लिए तो बी आर है, बट बाकी सारी दुनिया के लिए उससे किसी को नहीं पता कि ये बी आर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि बी आर कोई टैग है, इसका क्या काम होता है, क्या करवाता है, उसे तो पता ही नहीं है। जब हम HTML को बी आर शो करवाते हैं, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बी आर लिखा, मतलब कि HTML उसे रिकग्नाइज करता था। जैसे ही मैंने उससे जब बी आर दिखाया तो डॉक्यूमेंट ने फौरन कहा, HTML ने कहा कि ये तो मेरा बी आर है। उसने क्या करवा दिया, उसने उसकी जो भी उसका फंक्शन होता है बी आर का, लाइन ब्रेक करना, उसने लाइन ब्रेक करवा दी, उसने पहचान लिया जैसे। बट चूंकि अलर्ट जानता ही नहीं है बी आर को, वो कहता है पता नहीं क्या है, वो तो इसे सिंपल टेक्स्ट ले रहा है कि ये एज अ स्ट्रिंग को या आपने चीज पास करवाई हुई है। तो जैसे ही मैं अलर्ट को बी आर दिखाता हूँ तो वो क्या करवा देता है, वो मेरे पास उसे एज इट इज रखवाता है। वो कहता है ये तो कोई बी आर लिखा हुआ है, आपने, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। बट जब वही चीज़ आप डॉक्यूमेंट को दिखाते हो तो वो कहता है कि हाँ मैं तो इसे पहचानता हूँ, ये तो मेरा ही चाइल्ड है, मेरा ही बी आर है। और क्या है, इसका मकसद होता है लाइन ब्रेक करना। तो वो चीज़ रिकग्नाइज हो जाती है। तो इसका मेन डिफरेंस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हमने किस जगह पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे भी हम वही बात लिख रहे हैं और यहाँ पे भी। देखिए दोनों का मकसद डिफरेंट है, दोनों की आउटपुट की लोकेशन डिफरेंट है, तो इसीलिए दोनों को की जो चीज़ें रिकग्नाइज हो रही होती हैं वो भी क्या हो रही होती हैं, डिफरेंटली हो रही होती हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई टैग यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से कर लूंगा। अब ये देखिए, ये देखिए हेलो बोल्ड होके शो हो गया मेरे पास। बट अगर मैं यही उठा के ऊपर अलर्ट में लिखूंगा तो अलर्ट को नहीं पता कि H1 क्या होता है। ये तो डॉक्यूमेंट को पता है ना कि H1 क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, ये तो किसे पता है, हमारे पास, ये तो इसे पता है। ये देखिए जो हमारा कोड है वो किसके अंदर अवेलेबल है, बॉडी के अंदर। ये देखिए, ठीक है, ये किसके अंदर मौजूद है, H1 बॉडी के अंदर मौजूद है, हालांकि हमने बॉडी के अंदर रखवाया तो नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के अंदर चीजें बॉडी के अंदर आके प्रिंट होती हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हमें रीजन पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आखिर क्या चीज है और अलर्ट आखिर क्या चीज है। ठीक है, तो इस तरह से वो उस चीज को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, बट वही चीज डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर रिकग्नाइज हो रही है, प्लस आउटपुट भी उसी तरह से दे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर हमने कोई टैग वगैरह यूज करना हो तो हम इस तरह से टैग्स को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोटेशन के अंदर करके पास करवा देते हैं, वो एज इट इज प्रिंट करवाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो वहां पे वो H1 की जो भी आउटपुट होती है वो शो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए वहां पे H1 वाला टैग स्टार्टिंग और क्लोजिंग गायब हो गया, हेलो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब समझ आ गया रीजन के एक जगह पे एक चीज उसे क्यों नहीं पहचान रही और दूसरी जगह पे वही चीज उसे रिकॉग्नाइज कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या बात की, हम थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेशंस को मैं थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने अरिथमेटिक घर जाके किए थे, कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं भी किए।
अब हमने क्या किया था, हमने कहा था नंबर 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमने क्या कह दिया, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। जी फिर तो नहीं कोई एरर? सम इज नॉट डिफाइंड। जी अच्छा जी, अब ये देखें, छोटी सी गलती आपने की होगी और आपके पास रिजल्ट गलत हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे कोमा यूज करना चाहिए था, मैंने सेमीकोलन यूज किया। तो सेमीकोलन से तो कंडीशन वो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाती है। वो इसे यहाँ पे एंड कर रहा है, वो सम को एज अ न्यू स्टेटमेंट कंसिडर कर रहा है। तो खाली सम लिखने से तो चीज नहीं ना बन जाती, पहले तो वार भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटी सी गलती भी एरर जनरेट कर देती है। सर नंबर 1 के आगे भी बोल दें। फाइव के बाद बिल्कुल, हमारे पास क्या है, नंबर 1 के आगे भी सेम हमने वही गलती की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे छोटा सा कोमा, छोटा सा सेमीकोलन की भी गलती आपके पास एरर जनरेट कर देगी, आउटपुट नहीं देगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस डेली करें, आउटपुट इसकी एक दफ़ा लाजमी, बेशक आपको ऐसा लगता है कि समझ आ गई है, बट एक दफ़ा उसे अपने हाथ से लाजमी लिखें। क्योंकि समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि समझ आ गई है, बट जब हम उसे खुद लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें चीज़ें सही तरह से नहीं लिखी जाती। तो उसे लाजमी लिखने की कोशिश करें, जो भी काम करते हैं डेली करें, ताकि आपके पास जो एरर्स है ना वो ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट की भी गलती मतलब एरर, और आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या गलती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है, देखें ये आ गया। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स, बस एक ही देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मुझे आप लोग बताएं कि क्या ये जो मैंने ऊपर बात लिखी हुई है, क्या ये लॉजिकली करेक्ट लिखी है, क्या ऐसा होता होगा? जी सर, जी सर पॉसिबल है। सर हो सकता है इसमें एरर आए क्योंकि नो सर, आपने सर एक्स की एरर आ सकती है, सेम कैपिटल दोबारा आपने जी जी, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, ऐसे नहीं बोले। सर इसमें एरर आ सकता है क्योंकि आपने अगेन x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दे दी है, क्योंकि ऊपर आपने x की वैल्यू पहले ले ली है। ठीक है जी, इमरान कह रहे हैं कि एरर आ सकता है जी, बाकी सब क्या कहते हैं? सर एरर आ सकता है इसमें जो आपने एक्स लिया है ना, अगेन जो एक्स लिया है वो भी सेम लिया है सर, अगर उसे कैपिटल कर दें फिर में भी ना। सर वैल्यू इंक्रीज होगी इसमें, पाई में एक प्लस होगा तो 6 हो जाएगी वैल्यू। तो सर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। जी नजमा, आप क्या कहती हैं? हमने जैसे कहा कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो इसमें अगर हम दो ही वेरिएबल यूज़ करें तो दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती, इस वजह से शायद एरर होगा। जी आपकी बस आधी बात की समझ आई है, आधी बात में तो शोर आ गया था काफी। अच्छा सो जाएगा। जी, अब आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एरर आना चाहिए सर, एरर आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि हो जाएगा।
मैं इसे करके देखता हूँ, मतलब कि अगर हो जाता है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए 6, ठीक है, क्योंकि 5 के अंदर एक ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 आउटपुट में नजर आ जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है एरर आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है कि वेरिएबल का तो मकसद ही ये होता है कि उसकी वैल्यू अपडेट हो जाए, हो सकती है बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली x+1, मैंने आपको कहा था कि वैल्यूज राइट से लेफ्ट की तरफ असाइन होती हैं, ठीक है, हमने लिख दिया x = 5, फिर हम लिख रहे हैं x = x+1, मतलब कि x की वैल्यू क्या है 5, 5 + 1, तो बेशक यहाँ पे पहले 5 ही था, बट उसने इसकी वैल्यू को अपडेट करके क्या करवा दिया 6, क्या करवा दिया x = 5 + 1, तो x की जो नई वैल्यू है वो क्या हो गई है 6 हो गई है। अगर मैं नीचे आके फिर x = x+10 कर देता हूँ तो 6 + 10 16 हो जाएगा मेरे पास। तो ये चीज बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल करेक्ट है, मैं ऐसा बिल्कुल करवा सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई ऐसा गलती नहीं है। हम उसी वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल करके उसके अंदर एड अप चीजें करवा सकते हैं। अगर आपने इसी चीज को शॉर्ट तरीके से लिखना है तो शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए अब मेरे पास एक यूज होता है +=। अब देखें अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं तो आउटपुट अभी भी 6 है, बट ये क्या हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। x+ से मुराद यही है, मैं अगर ये x+=1, ये बिल्कुल इक्वल है x क्या है x+=1, ये बिल्कुल सेम है किसके, x = x+1 के। ठीक है, ये दोनों एक ही बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। ये जरा शॉर्ट है, ये क्या है हमारे पास थोड़ा सा लंबा तरीका है, बट इसमें आपने अपना कंफर्ट देखना है। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आती, जैसे मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में हम C++ पढ़ते थे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो मुझे ये समझ नहीं आता था प्लस इक्वल वाली बात, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि मैं FSC से गया हुआ था, ठीक है, तो मेरे जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट थे वो तो मुझे पता ही नहीं होते थे कि क्या होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऊपर से C++ भी इसी तरह से है जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, C++ भी इसके नियर बाय लैंग्वेज है। तो मुझे ये नहीं समझ आती थी, तो बाकी लोग बेशक ऐसे यानी कि यूज़ करते थे, बट मैं ऐसे ही लिखता था। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ कंफर्टेबल था। तो आप भी अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो तो यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है। बट अगर आपके पास ऐसा आ जाता है तो फिर थोड़ा सा पता ज़रूर होना चाहिए था कि प्लस इक्वल, इसी तरह माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल एक ही बात है, बट वहां पे क्या हो जाएगा x = x-1 या -2 या जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्कुल लिखवा सकते हैं, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस भी नहीं है। += जो है वो हमारे पास क्या होता है, x = x+, x -=1। क्या आउटपुट आएगी यहाँ पे, 4 सर आएगी। सर 5 आएगी। x -4 -1 हुआ तो 4 होगी। 5 आएगी यहाँ 5। 4 आएगी 4 4 आएगी। ये पहले एक बार इंक्रीज सर 5 आएगी,
था क्योंकि पहले तो 1 ऐड होगा तो फिर 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आधे लोग 5 कह रहे हैं, आधे लोग 4 कह रहे हैं। मैं करता हूँ तो देखिए 5 ही आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों ने आंसर दिया कि पहले एक ऐड हो रहा है फिर एक निकल रहा है, तो 5 5 ही रहेगा। पहले एक ऐड करवाया फिर एक माइनस करवा दिया, तो इसका मतलब यही है x इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? x इज इक्वल टू x माइनस 1 या x माइनस 2। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y, क्या अब ये चीज ठीक है या गलत हो गई है ऊपर वाली? और ये ठीक है सर। ठीक जी ठीक है या रॉन्ग हो गया इसके अंदर कुछ? ठीक है ठीक है सर। सर। सर करेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप किसी चीज को सिंपल एज अ लिटरल यूज कर लो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर लो, या उसे वेरिएबल में स्टोर करवा के यूज कर लो, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। बेशक आप इसकी जगह 2 की जगह 1 करवा देते हैं तो फिर देखें, फिर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर तो 2 लिखते हैं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 ऐड हो जाएंगे फिर 2 माइनस हो जाएंगे। तो आप किसी भी चीज को अगर वेरिएबल में स्टोर करवा के भी यूज कर रहे हो तो उससे उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है कि उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी ऐसे डिफरेंस नहीं पड़ता। अब आपने अगर लिखा है ना 2, और उसी 2 को आप ऐसे कर लो, फिर हर जगह पे x यूज कर लो, x यूज कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि इससे ज्यादा फायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको चेंज करना है तो आपको एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए, वेरिएबल का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि देखिए आपने किसी जगह पे 2 ऐड करना है, आप क्या करते हो? y प्लस 2, फिर आगे चले जाते हो, आप कहते हो z प्लस 2, फिर ab प्लस 2। कल को आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है और होता है कि 2 की जगह 3 ऐड कर दो या 2 की जगह 12 ऐड कर दो। तो अगर आपने 100 जगह पे ये चीज़ यूज़ की हुई है तो आपको 100 जगह पे जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसे 12 करना पड़ेगा, 12 जितनी जगह पे, हर जगह पे। बट अगर आपने इसे x यूज़ किया हुआ है और आपने यहाँ पे हर जगह पे x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप सिर्फ एक जगह पे 12 करोगे। यहाँ पे हर जगह पे एग्जैक्टली एक जगह पे 12 करोगे, जितनी जगह पे भी वो इस्तेमाल हुआ हुआ है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो वेरिएबल्स को यूज करने का हमारे पास ये क्या है, सबसे मेजर जो है ना वो बेनिफिट होता है। ठीक है, क्या होता है सबसे मेजर हमारे पास बेनिफिट होता है कि हम वेरिएबल्स यूज कर लें। इसी तरह से x प्लस इक्वल किया है, मल्टीप्लाई इक्वल, मुझे बल्कि अरिथमेटिक के अंदर एक चीज आप लोगों ने शायद की है, अरिथमेटिक के अंदर जो मॉडुलस होता है वो क्या काम करवाता है और उसे उसका सिंबल क्या होता है? सर रिमाइंडर यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब बिल्कुल ठीक है, वो क्या होता है? रिमाइंडर यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरह से होता है उसका सिंबल? सिंबल क्या होता है उसका? परसेंटेज। बिल्कुल, परसेंटेज। अब हम क्या करते हैं, हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये तो हमें पता है, ठीक है। हमें मॉडुलस को हम इग्नोर कर जाते हैं अक्सर। मॉडुलस कैसे है? जैसे 5 है, 2 2 हमारे पास होता है 4। तो अगर आप मॉडुलस लोगे तो क्या आंसर आएगा, ये वाला या ये वाला? आंसर आएगा 1 आएगा, 1 के रिमाइंडर 1 है। और जब डिवीजन यूज कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास 2 आ सकता है क्योंकि वो डिवीजन की वैल्यू लेता है।
बट ये क्या लेगा, रिमाइंडर इसकी जो बच जाएगी वैल्यू। इसे शो करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस। क्या होता है ये, हमारे पास मॉड्यूलस होता है। ठीक है जी, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ आपकी तरफ, 1 मिनट सिर्फ। जी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस ज़रा हमारा मेन स्ट्रीम नहीं है, यूजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास, हमें बस पता होना चाहिए, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो आप कर रहे हो अरिथमेटिक, आपको लग रहा है कि बस हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास डिफरेंट तरह की, अगर वेबसाइट में आपको दिखा सकूं कि आपके पास हैं, जैसे मैं कह देता हूँ सेंटीमीटर टू इंचेस कन्वर्टर। एक तो सबसे पहले ये गूगल वाला है ना मेन, इसके अलावा ये देखें और भी काफ़ी हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे आप कुछ पुट करते हो और वो इंचेस में चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास उस चीज़ का फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपको मैं कह देता हूँ कि आपने कोई फार्मूला बनाना है, जैसे कि एरिया का फार्मूला, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है कि हाइट इनटू विड्थ। ठीक है, तो आप एरिया का फार्मूला बना नहीं सकते कि वेरिएबल एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय, आप इससे एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हो कि यूजर हाइट एंटर करे, विड्थ एंटर करे। ऑब्वियस ही बात है, आपने अभी यूजर से वैल्यू लेना नहीं देखा कि यूजर इनपुट करे तो वो वैल्यू कैसे अपने पास लेके आनी है। अभी तो हम खुद ही ले रहे हैं ना वैल्यू अपनी मर्जी से, यूजर से तो नहीं इनपुट करवा रहे। यूजर से भी हम इनपुट करवाएंगे आगे जाके, बट फिलहाल हम खुद ही वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये देखें, एक छोटा सा आपने बना लिया कि एरिया है, तो आपके पास एरिया कितना हो जाएगा, हाइट इनटू विड्थ, तो 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह का जब ये हो सकता है तो हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं उसके भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बनाने की। जैसे सेंटीमीटर के लिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप ऐसा कह लें कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, रिजल्ट की परसेंटेज करने के लिए, सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए, तो मैथ तो हमारे पास आएगी ही आएगी ना।
वो मैथ किसकी मदद से होती है? वो मैथ होती है जावास्क्रिप्ट की मदद से। जी 1 मिनट रुकेगा, मैं एक चीज देख लूं सर। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे कि हमने चीज़ों की कैलकुलेशन भी तो करनी है ना। तो वो कैलकुलेशन बेसिकली किसकी मदद से परफॉर्म हो रही होती है? यही जावास्क्रिप्ट जो आप छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने आपको वो छोटा सा बताया था कि BMI कैलकुलेटर, बॉडी पर मास इंडेक्स, ठीक है। तो इसकी मदद से ये छोटी छोटी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, एरिया कैलकुलेट करना, रेडियस कैलकुलेट करना, वगैरह वगैरह। ये जो वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है, ये किसकी मदद से हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। वो कहता है इंटर करो, मैं 23 करता हूँ, मैं कह देता हूँ कन्वर्ट, ये देखिए इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, सारा उसने मुझे चीज़ें शो करवा दी, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि मैं कह देता हूँ मुझे टेम्परेचर को शिफ्ट करना है, इसे शिफ्ट करना है, तो सारा कुछ मैं शिफ्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। किसकी मदद से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से। वो जो हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, ये जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है, और ये जो हमने इक्वल वाले देखे थे, ये क्या होते हैं हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की टाइप है। ये वाला x प्लस इक्वल टू 1, ये क्या है? ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है ना, कि ये राइट से वैल्यू लेफ्ट को असाइन कर रहा है, पर किस तरह से कर रहा है? उसके अंदर एक ऐड करवाता है, फिर लेफ्ट पे असाइन करवा देता है। x प्लस इक्वल टू 1 क्या है? x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या करवाता है? पहले एडअप करवा के फिर असाइनमेंट करवा देता है। तो ये सारे भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही थे, प्लस वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, डिवीजन वाला, ये भी क्या थे? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी के साथ साथ हम एक और चीज देख लेते हैं जो कि होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कैसे? इसमें हमारे पास आ जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ x प्लस प्लस। क्या मुझे बताएं कि ये जो चीज मैंने लिखी है, क्या ये लॉजिकली करेक्ट आपको लग रही है या रॉन्ग लग रही है कि 2 दफा प्लस यूज कर दिए? सर ये भी करेक्ट है। जी, ऐसे 2 दफा हम प्लस यूज कर सकते हैं? हमने तो सुना था कि 1 दफा करते हैं। जी सर, कर सकते हैं। अच्छा जी, कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है जी, मान जाता हूँ मैं आपकी बात कि कर सकते हैं। आउटपुट क्या आएगी इसकी? जी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे? सर 1 ऐड हो जाएगा। बिल्कुल 1 ऐड हो जाएगा, मतलब कि 6 आनी चाहिए ना आउटपुट। ये देखिए 6 आ जाएगी। बेशक आप इसे जितनी मर्जी दफा लिख लो, हर दफा एक ऐड अप हो जाएगा। यहाँ पे 6 हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। सर 10 7। तो ठीक है, 10 तो बिल्कुल लास्ट में जाके होगा ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। और जैसे ही मैं 10 की आउटपुट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 10।
10 आएगा। इस तरह से एक एक बढ़ता बढ़ता यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसके बाद प्लेस कर देता हूँ, मुझे आप लोग बताएं कि अभी भी आंसर 10 आएगा या 8 आएगा? सर रिपीट करें। सर यहाँ पे मैंने आंसर ये सर 8 आएगा। सर यहाँ 8 पे आएगा। जी 8 आएगा। कोई ऐसा है जो कह रहा हो कि 10 भी आ सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट तो हमने लिखी है, तो मतलब कि हो सकता है 10 भी। सर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नो होगी ना। सर, नो सर, जो हम उसे आंसर पूछेंगे उसके बाद इसका हो जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स राइट जहाँ पे हमारे लिखेंगे तो उसके बाद उसका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे हम लिखेंगे वहीं तक जितना एग्जीक्यूट होगा वो उसका बताएगा। हाँ, अगर मैं दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सर उसी एक्स की वैल्यू चुकी है 10 सही तो 10 आ जाएगी। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के आगे BRB यूज कर, तो देखिए ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10। 10 किसकी वजह से आया था? इसकी वजह से। अगर आप इसकी आउटपुट नहीं भी लेते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं भी लिखवाते, तो फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज की इंक्रीमेंट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अच्छा, इसमें ना दो तरह की चीजें होती हैं, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट। जैसे कि आप कहते हैं कि जी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाना, या आपके किसी पर्टिकुलर चीज में इंक्रीमेंट हो जाना, आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट हो जाना, मतलब कि बढ़ जाना। दो तरह के इंक्रीमेंट होते हैं। ये जो इंक्रीमेंट हमने देखा है ये है पोस्ट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट के बारे में हमने फिलहाल बात नहीं करनी, ठीक है। प्री भी होता है, बट हमारे पास जो यूजेज है वो पोस्ट का ज्यादा है, और प्री के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे कि क्या होता है। इसी तरह इंक्रीमेंट है तो उसी के साथ साथ डिक्रीमेंट भी होता है। सर माइनस माइनस। बिल्कुल, माइनस माइनस। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये आप ऐसे लिख लो, जैसे लिख लो x इज इक्वल टू एक्स माइनस, बात एक ही है, ठीक है। ये क्या करवाएगा? ये उसके अंदर से एक निगलेक्ट करवा देगा, एक कम कर देगा। इसी तरह 3, इसी तरह 2, इसी तरह 1 कम होता रहेगा। तो ये भी जो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह है, ये भी हमारे पास आगे जाके इस्तेमाल होने हैं। अभी हम चीज़ों को एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले भी एक चीज़ बताता होता हूँ कि हम चीज़ों को अकेले अकेले करके पढ़ते हैं। जैसे ए बी आपने जब सीखी थी तो ए अलग सीखा था, बी अलग। डायरेक्ट आप ई फॉर एलिफेंट पे नहीं चले गए थे, अलग अलग पढ़ा था। ई ए पहले इधर से, फिर उसके बाद आपने जोड़ा और आपने कहा एलिफेंट भी होता है, कैट भी होता है, डॉग भी होता है, बैट भी होता है। इसी तरह हम भी चीज़ों को अलग अलग पढ़ रहे हैं फिलहाल। जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, हमने इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करना है। क्या करना है? इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर अपना लॉजिक बनानी है। अभी तो हम अकेले अकेले बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो हमें बेसिक चीज़ ही नहीं पता। तो जब हम मिक्सअप करके लॉजिक बनाएंगे तो फिर हमें इन चीज़ों की क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी, जो छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको डेली एक ही बात एम्फेसाइज करता हूँ, अब ज़्यादा कर रहा हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये चीज़ें भूल जाती हैं। प्लस प्लस क्या था, डॉट क्या था, प्लस क्या था, माइनस क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या था, अलर्ट क्या था, आप ये चीज़ें भूल जाएंगे। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जो है वो डेली करें। मैं फ़िलहाल आज के लिए इधर तक की चीज़ों को रखता हूँ। आप लोगों ने डाटा टाइप से लेके यहाँ तक सारी प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पे। उसके साथ साथ आप लोगों को के जो LMS हैं उसकी एक अपडेट है कि अगर आप अब जिनका मसला आ रहा था वो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो सबको मेल चली जाएगी। अब मेलिंग इशू ठीक हो गया, जिसका भी मसला आ रहा है वो फॉरगेट पासवर्ड करे और आपको मेल आ जाएगी। प्लस आप लोगों ने अपना लॉगिन करके और चीज़ों को सेटल कर लेना है। अपनी तस्वीर सेटल करें, अपना नाम सेटल करें, अपनी प्रोफाइल को मैनेज करें। कैसे? ये देखें,
participant.edtechworks पे चले जाएं। अगर आपको नहीं आती मेल तो आप एक दफ़ा क्या कर लें, फॉरगेट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे अगर आप पहले से नहीं मौजूद, फॉरगेट पे क्लिक करके मेल डालें। अब उम्मीद है कि पहली दफ़ा ही आपको मेल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इशू रिजॉल्व हो गया है एडमिन टीम की तरफ से, उनका नोटिफिकेशन आया हुआ था, मैसेजेस आए हुए थे कि ये चीज़ रिजॉल्व कर दी है हमने। ठीक है, अब आप डाल के जैसे जो भी आप किया है मैं पुट करके सेंड करता हूँ, तो आपके पास एक रीसेंट वाली मेल चली जाएगी। आप मेल चेक करें, उसे ठीक कर लें। जिस चीज़ का अभी इशू है, अब मसला नहीं रहेगा। अब किसी ने भी बहाना नहीं लगाना कि सर हमारा एलएमएस नहीं चल रहा था। एलएमएस सबका चल रहा है। आप जब कर लोगे पासवर्ड, उसके बाद आपने मेल लगानी है, जो नया पासवर्ड आपने लिखा होगा वो लगाना है और साइन इन पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपने क्या कर लेना, साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल आके मैनेज कर लेनी है। जी प्रोफाइल, अब मेरे पास दोनों आईडीज एक्चुअली लॉगिन है, सुपरवाइजर वाली भी, मेरी अपनी भी और ये वाली भी। ठीक है, तो मुझे वो मैं अपनी प्रोफाइल में आ गया सैयद हमजा वाली में। इसका नहीं मुझे करना, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। आप लोगों ने पार्टिसिपेंट पे आना है। आपके पास ऐसा व्यू नहीं होगा। आप इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करें, अपनी तस्वीर एडिट करें, अपना नाम एडिट करके ठीक तरह से लिखें। जैसे अब आपकी जो तस्वीर है जो आपने हमें भेजी थी पिक्चर, अपनी पिक्चर लगाएं, अपना नाम वगैरह सेटल करें और अपना एलएमएस प्रॉपर रनिंग करके ओके कर लें, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि ये जो एलएमएस की एक्सेस है हमारे पास तो है ही है, प्लस आपकी जो टेफ्टा की मॉनिटरिंग होती है ना, वो भी इसकी बेस पे होती है कि आपकी प्रोफाइल मैनेज है, आप असाइनमेंट्स हो रही हैं, आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, सारा कुछ। क्योंकि इसकी एक्सेस टेफ्टा भी मॉनिटर करता है, इसीलिए तो हम असाइनमेंट इस पे लेते हैं ताकि वो लोग भी मॉनिटर कर सकें। अगर आप व्हाट्सएप पे दे देंगे तो वो लोग मॉनिटर नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों ने तस्वीर अपनी मैनेज करनी है। नाम जैसे आयशा आयशा 2 दफ़ा लिखा हुआ है, अपना पूरा नाम 1 दफ़ा लिखें कंप्लीट। पिक्चर लगाएं अपनी, जो आपने भेजी थी वो लगा लें, कोई भी लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। पिक्चर नाम वगैरह सारा कुछ सेटल करके ओके करें और अपनी असाइनमेंट जो है वो आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने सर इसमें ज़ूम का जो यूआरएल का कहा गया था, तो ज़ूम का यूआरएल तो है नहीं, लॉगिन मतलब कि नहीं किया हुआ, तो ज़ूम को छोड़ दें। जी वो छोड़ दें, क्योंकि हमें चॉइसेस दी गई थी कि आप जूम पे मीटिंग करवाएं या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। तो हमारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स परचेज कर लिया था। अब हमारे पास जैसे लिंक आता है तो वो आप ऑप्शन स्किप कर दें, क्योंकि हम तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, बाकी अपनी तस्वीर लगाएं। मैं अगर देखूं, जैसे अब मेरे पास सुपरवाइजर पोर्टल है। ठीक है, तो मेरे पास अब सबका व्यू आता है कि जी आप सब लोग का क्या काम है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपने सेटल की हैं कि नहीं। ये देखें, अब देखें मोहम्मद उमर की ये चीज़ें सेट है, फिर भी पूरा नाम उनका 1 दफ़ा आ रहा है। शकीबा रूज ने ठीक नहीं किया, हमजा अली ने भी ठीक कर लिया, पिक्चर भी आ रही है चले, नवीद और रहमान हाशमी ने भी। तो बाकी सब लोग भी सेट करें। जैसे वहीद ने सेट नहीं किया, इमरान अजहर ने सेटल नहीं किया, अनम ने नहीं किया, कायम अली नकवी ने नहीं किया। ठीक है, मोहम्मद अशफाक ने नहीं किया, रिमशा ने, वकास ने। आप लोग भी ठीक करें, इधर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाएं और इसे सेटल करें। नाम 1 दफ़ा लिखें, ये देखें, इन चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, काफ़ी लोगों ने ठीक किया है बट काफ़ी ने ठीक नहीं किया। इसे ठीक करें तो फिर आपका जो एलएमएस है वो सबका रेडी रहे, और उसके बाद असाइनमेंट वगैरह चेक करें। नाम क्यों आ रहा है? हम लोगों ने तो 1 दफ़ा ही इंसर्ट किया था। डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आप ही का नाम आपके फादर नेम में भी कॉपी पेस्ट करके और बस एंटर कर दिया था, आपको रजिस्टर कर दिया था, इसलिए डबल आ रहा है। तो आप ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोगों ने इसे ठीक कर लेना। एडिट करें अपना नाम, जैसे बाकी सब ने किया हुआ है आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर